नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। दोस्तों, पहली बार है कि नीतीश कुमार बिहार में जिले जिले घूम रहे हैं, उनके साथ बीजेपी नहीं है। पहली बार है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी राजधानी अमरावती को लेकर इतने सक्रिय हैं कि वो कभी दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, कभी हैदराबाद के चक्कर लगाते हैं, परंतु उन्हें वो नहीं मिल रहा जो उन्हें चाहिए। आश्वासन मिलता है और चंद्रबाबू नायडू वापस चले जाते हैं, परंतु चंद्रबाबू नायडू अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उनका सपना है कि वो अमरावती को एक ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जो विश्व स्तरीय की हो। दूसरी ओर अमरिंदर सिंह जब से कांग्रेस छोड़कर गए हैं और बिहार में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तब से अमरिंदर सिंह परेशान है और अमरिंदर सिंह ने आखिर अपनी परेशानी का तरीका और अपनी परेशानी क्या है ये आखिर उन्होंने बता ही दिया। दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह का यह भी कहना है कि बीजेपी यहां कुछ कर नहीं रही है और अब बीजेपी का यहां पंजाब में कोई भविष्य नहीं है। ऐसी बातें भी पहली बार बीजेपी के खिलाफ कोई बीजेपी का ही नेता बोल रहा है। महबूबा भागवत के साथ कल आपने देखा होगा अमित शाह नजर आए थे पोर्ट ब्लेयर में। यह पहली बार है कि अमित शाह और मोहन भागवत एक मंच पर हैं और एक विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं। पहली बार है कि प्रधानमंत्री 293 सांसदों को भोज के लिए बुलाते हैं और उस भोज में तमाम सांसद आते हैं, परंतु एकनाथ शिंदे नहीं आते जिसके 7 सांसद हैं। दूसरी तरफ नायडू नहीं आते जिसके 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार नहीं आते जिसके 12 सांसद हैं। इन सब के बीच जब ये आयोजन हो रहा था, उस समय कौन किसके साथ बैठेगा, किसकी सीट कहां होगी, यह भी तय था। जहां प्रधानमंत्री प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठे नजर आए, वहीं अमित शाह जैसे नेता ऐसे लोगों के साथ नजर आए जो कभी दूसरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे। ऐसे में सबकी कुर्सियां जब तय थी तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर यह डर जो कांग्रेस की आज की रैली है उसका है? बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस से लड़ रही है, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर उसे छत्रपों से ही दो हाथ करने हैं। ऐसे में बिहार में लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी को तो वो निपटा चुकी है। अब बारी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की है, जिन्हें चुनाव मैनेजमेंट के जरिए निपटाया जा सकता है। इसीलिए 293 सांसदों को लाया गया कि कांग्रेस की जो रैली है कल आज 14 तारीख को, उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। एक बार उस रैली की झलक देख लीजिए आप। और ये खोल दीजिए, ये रामलीला मैदान के विजुअल्स हैं कि मतलब एक जो ओवरऑल पीटीआई ने बना करके सुबह डाला। इसमें आप देखिए कि पूरी सड़कें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सबकी होर्डिंग से पटी है। प्ले करिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये बसें जो है, आज कुछ गाड़ियों की भी सुनने में जानकारी आई है कि गाड़ियों को लेकर भी दिक्कत है। आज कैदी नंबर 420 बनकर पहुंच गई रामलीला मैदान। की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है
वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अभी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है, तो चुनाव आयोग बन गए हैं मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं, सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। चुनाव मैनेजमेंट के साथ बीजेपी एकनाथ शिंदे को विधायक होते हुए भी और सांसद होते हुए भी शक्ति विहीन कर चुकी है। इसी तरह नीतीश कुमार को भी कर चुकी है, इसी तरह उसको भी पवार को भी कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की रैली, जो एकला चलो की रैली है आज रामलीला मैदान में, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भी संदेश दे रही है और तमाम उन इंडिया गठबंधन के लोगों को भी संदेश दे रही है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी के साथ तो जीतने की गारंटी है, परंतु अगर ये माहौल बदला और कल दूसरा कोई मामला बन गया या दूसरी तरफ सत्ता ने या वक्त ने करवट ले ली, तो उस समय इन लोगों का क्या होगा? जो दोस्त हैं आज, वो कल कहां बैठेंगे? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी ये सवाल बनते हैं कि जब बीजेपी की धड़कनें रैली से बढ़ी हुई हैं, तो उस रैली का मतलब क्या है? और उस रैली के बाद बीजेपी में दो सवाल, यानी भारत की राजनीति में दो सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो यह है कि बीजेपी में जिस तरह से शिफ्टिंग हो रहा है पावर का, उस पावर शिफ्टिंग के गेम में कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु जो पावर शिफ्ट हो रहा है उसकी शिफ्टिंग पूरी तरह अमित शाह के साथ हो रही है। और अमित शाह के साथ कैसे हो रही है, इसका नजारा भी कल देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। यहां यह भी बताने लायक रहस्यमय बात है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, हमेशा कड़वाहट रही है। वो कभी गोरखपुर की डॉडी पर जाकर उन्होंने कभी माथा नहीं टेका। दूसरी तरफ अमित शाह के साथ उनकी प्रगाढ़ संबंध भी है। और एक और मामला है कि जब अमित शाह मोहन भागवत के साथ दिखते हैं, मोहन भागवत के साथ मंच साझा करते हैं, मोहन भागवत के साथ वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली ने यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि आने वाले दिनों में मोहन भागवत को अमित शाह के साथ भी काम करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने बूते अपना ताकत देखना चाहती है। कांग्रेस इस रैली के जरिए, आज की रैली के जरिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों को और एनडीए के तमाम राजनीतिक दलों को भी ये दिखाना चाहती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और वो यहां से एक लंबा मैसेज भी देना चाहते हैं। इसका मैसेज क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु दूसरी तरफ मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव में हार जीत हो रही है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले अमरिंदर सिंह हैं, वो खुले रूप से घोषणा कर रहे हैं कि अब बीजेपी पंजाब में अपना काम नहीं कर रही है और बीजेपी के साथ लगकर शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती की है और बीजेपी पंजाब में कभी जीत भी नहीं सकती। सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। Look at it. Everywhere the BJP is putting through. Why not in Punjab? पिछली इलेक्शन देख लो, इलेक्शन सारी देख लो, कितनी सीटें आई, कुछ भी नहीं, hardly anything. तो क्या रीजन है? Sorry? What is the reason? Reason is you don't consult people who have been in the field and who know what to say. दरअसल जो नई परिस्थिति है, उन्होंने मैसेज साफ दे दिया है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आपकी जीतने की गारंटी है, और अगर सत्ता परिवर्तित होती है
तो जो बीजेपी के साथ खड़े हुए राजनीतिक दल हैं वो ये भी सोचने पर मजबूर है कि अगर सत्ता में कभी परिवर्तन हुआ और बीजेपी हार गई तब हमारा क्या होगा। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने जिले जिले घूमने का अपना प्लान तैयार कर लिया है। उसी प्लान के तहत नीतीश कुमार आए दिन कहीं ना कहीं जा रहे हैं और सक्रिय हो रहे हैं बिहार की राजनीति में। जो लोग उन्हें निष्क्रिय कहते थे वो अब सक्रिय हो रहे हैं। एक बार देख लीजिए आप भी। आरोप माननीय नीतीश कुमार जी पर लगाते हैं ना, उनको जन्म जन्मांतर नीतीश कुमार बनने में परेशानी होगी। नीतीश कुमार जी का हर क्षण इस बिहार के विकास के लिए समर्पित है। नीतीश कुमार जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई 3.5 महीने तक। चोरी का मुद्दा अगर काम कर गया कांग्रेस का और कांग्रेस पर भारत की जनता ने भरोसा कर लिया तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी तैयारी कर रही हैं बीजेपी से लड़ने के लिए। तीसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। परंतु जो सवाल आज खड़े हुए हैं वो ये है कि जब बीजेपी तमाम छत्रपों को खत्म करने पर तुली हुई है और चुनाव मैनेजमेंट के जरिए उन्हें चुनाव तो जिताती है, सीट तो वो जीतते हैं, परंतु वो इस लायक नहीं रहते कि बीजेपी से बार्गेनिंग कर सके। ऐसे में कई लोगों के दम भी घुटने शुरू हो गए हैं बीजेपी में। उनका दम इसलिए फूल रहा है कि अगर कल ऐसा नहीं हुआ तब हमारा क्या होगा। आज भी हम पावर विहीन है, कल भी पावर विहीन होंगे। आप एकनाथ शिंदे की पावर क्या है आप समझ नहीं सकते। अजीत पवार क्या पावर है उसको आप नहीं समझ सकते। दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके हाथ में क्या पावर है। सारी पावर सिर्फ वहां पे भी गृह मंत्री को हो गया है। गृह मंत्री आए दिन वहां बुलडोजर चलवा रहे हैं, आए दिन नए नए बयान दे रहे हैं, आए दिन वहां पे मॉब लिंचिंग हो रही है। इन सब चीजों को आप जोड़कर एक साथ देखिए तो कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होगा कि जो इस समय चल रहा है वो देश की राजनीति के लिए इस समय जो गेम चल रहा है पावर शिफ्टिंग का, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये सोचने पर भी मजबूर हो गई है कि अगर कांग्रेस ने ये मैसेज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दूर तक पहुंचा दिया तब हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ जो एनडीए के गठबंधन के हैं जिनमें चिराग पासवान जैसे नेता भी हैं जो अपने आप को हनुमान बताते हैं, वो भी सोचने पर मजबूर है कि अगर कल परिस्थितियां बदली तो उस परिस्थिति में हम कहां जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी तो राम जी के साथ ही रहेंगे ना। और आज के राम कौन है आपको पता है। नीतीश कुमार ने अपनी राह करीब करीब अलग करने का प्रयास शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वो जिले जिले उतर चुके हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हो सकता है बीजेपी जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे और उसमें क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर उसमें एकनाथ शिंदे की जरूरत पड़ी तो बीजेपी साथ लाएगी और अगर नहीं जरूरत पड़ी तो उसे नहीं लाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों को बुलाया परंतु नायडू के सांसद तो आए, नायडू नहीं आए। नीतीश के सांसद आए, नीतीश नहीं आए। एकनाथ शिंदे के सांसद आए परंतु एकनाथ नहीं आए। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री किसी सांसद को या किसी ऐसे नेता को अपने पाले में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं या ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष या पार्टी के जो प्रमुख है वो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हम हैं। ऐसे में छत्रपों की इस समय प्रतिष्ठा पर सवाल उठ गया है। छत्रपों के कितने दिन छत्रप उस पार्टी में रहेंगे या वो सांसद कितने दिन उस पार्टी में रहेंगे, इस पर भी सवाल उठ गया है। कांग्रेस की रैली शुरू हो चुकी है इस समय और जो बीजेपी वहां से बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री आवास से मैसेज दिया था कि सारे सांसद हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भी वहां से मैसेज रामलीला मैदान से मैसेज दे रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आने वाले दिनों में
भारत की राजनीति काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह सहयोगी दलों को छोड़ देंगे। वो किसी के भी सांसद को, किसी के भी विधायक को तोड़कर अपने पाले में ला सकते हैं। बिहार में ये खेल करीब करीब शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी शुरू होने वाला है, और केंद्र की सत्ता में सांसदों का खेल किस समय शुरू हो जाएगा कोई नहीं जानता। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।